Hello everyone, welcome back to my channel Go Agro. So today's lecture is on agronomy. ये एग्रोनॉमी की थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट और इसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन खरीफ क्रॉप्स। सो यहाँ हम खरीफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर का टॉपिक रहेगा राइस। आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम उनका ध्यान एंड एनआर सुंदा में दी गई राइस की सारे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर रहे होंगे। सो हम अपनी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ में दोनों ही बुक अरुण कात्यान एंड एनआर सुंदा को कवर करेंगे। ये राइस की लेक्चर की पार्ट 1 है। इसके बाद राइस की लेक्चर की पार्ट 2 में हम और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम राइस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। जैसे हम राइस की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ सीजन्स जिसमें हम राइस को कल्टीवेट कर सकते हैं, गुड क्वालिटी राइस की क्या क्या फीचर्स होती हैं, राइस की डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट रिसर्च स्टेशंस जहां राइस पे रिसर्च की जाती है, राइस की सीड्स को शो करने से पहले उसको दी जाने वाली ट्रीट, डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड जिससे हम राइस को कल्टीवेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड प्रिपरेशन, स्पेसिंग एंड सीड रेट, टाइम ऑफ सोइंग एंड द लास्ट टॉपिक इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। So let's start our lecture with some basic information about rice. राइस की बोटानिकल नेम होती है ओराइजा सेटाइवा एंड राइस ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करती है। राइस की ओरिजिन इंडो बर्मा यानी इंडो म्यांमार रीजन से हुई थी। राइस की क्रोमोसोम नंबर 24 होती है। ये राइस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। गिवन स्लाइड में हम राइस ग्रेन की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ हम एक पूरे ही राइस ग्रेन को इंक्लूडिंग इट्स आउटर लेयर सीड की तरह यूज़ करेंगे फ्यूचर कल्टीवेशन ऑफ राइस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। यहाँ हम राइस की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देखेंगे। राइस एक मेन स्टेपल एंड डेली डाइट है, यानी ये साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड कोस्टल रीजन्स के एरियाज़ में लोगों के थ्रू मुख्य रूप से खाया जाने वाला क्रॉप है। इवन राइस का यूज़ हम दूसरे फूड्स को बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे इडली, डोसा, उत्तपम। ये सारी ही चीज़ें राइस की हेल्प से बनाई जाती हैं। कुछ प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पर्च्ड राइस एंड बीटन राइस को बनाने के लिए भी राइस यूज़ करा जाता है। राइस की प्रोसेसिंग के टाइम जो ब्रोकन राइस इस प्रोसेस में निकलते हैं उन्हें पोल्ट्री एंड फिशरी फीड्स की तरह भी यूज़ करा जाता है। इवन राइस बार्न का यूज़ तो कैटल को फीड करने के लिए भी करा जाता है। इन राइस बार्न में 8 to 2% ऑफ एडिबल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। राइस को हार्वेस्ट करते टाइम जो राइस के स्टेम्स होते हैं इन्हें सीड से अलग कर लिया जाता है। इन्हीं राइस स्टेम्स को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसका यूज़ हम मशरूम कल्टीवेशन में ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह भी कर सकते हैं। इनके हस्क का यूज़ पैकिंग मटेरियल की तरह भी होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सीजन्स फॉर राइस कल्टीवेशन। यहाँ हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से सीज़न में राइस कल्टीवेट करी जाती है। द फर्स्ट इज ओस और ऑटम। यहाँ जो वर्ड ओश है वो एक संस्कृत वर्ड आशु से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है क्विक और अर्ली। ओस या ऑटम में राइस की वैरायटीज़ को प्री मॉनसून पीरियड में ग्रो करा जाता है, क्योंकि हम राइस की इन वैरायटीज़ की हार्वेस्ट अगस्त और सितंबर में करते हैं। इसी वजह से इन्हें हार्वेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग ऑटम राइस कहा जाता है। द सेकेंड इज अमन
खरीफ और विंटर राइस। यहाँ वर्ड अमन अरबिक वर्ड से डिफाइन हुआ है जिसका मीनिंग होता है सेफ्टी। अमन राइस को हम विंटर राइस भी कहते हैं क्योंकि ये विंटर में हार्वेस्ट करी हैं। नाउ द थर्ड वन इज बोरो और समर। यहाँ बोरो रिफर करती है वैसी राइस को जो पानी में सबमर्ज्ड रहती हैं। इस तरह की राइस जनरली जनवरी या फरवरी से लेकर अप्रैल एंड मई तक ग्रो करी जाती हैं और क्योंकि इस क्रॉप्स को समर सीजन में हार्वेस्ट करा जाता है इसीलिए इन्हें बोरो राइस कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि ओराइज़ा की कुल 24 स्पीशीज़ होती हैं जिनमें से हम 2 स्पीशीज़ की कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। द वन इज़ ओराइज़ा सटाइवा एंड द अनदर इज़ ओराइज़ा ग्लैबेरिमा। इसे सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही कल्टीवेट करा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ओराइज़ा सटाइवा के ही उन 3 वेराइटीज़ को देखेंगे जिन्हें कल्टीवेशन के लिए यूज़ करा जाता है। द फर्स्ट इज़ इंडियन राइस। इसे इंडिया में कल्टीवेट करा जाता है जो कि ऑनलेस होते हैं यानी इनकी ऑन शॉर्ट होती है। यहाँ हम ऑन अन्न की बाली को कहते हैं। इन राइस की स्टेम लॉन्ग होती है। द सेकेंड वन इज़ जैपोनिका राइस। इसे मेनली जापान में ग्रो करा जाता है। ये प्लांट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होते हैं और इनकी शॉर्ट स्टेम होती है। ये क्रॉप्स नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव होती हैं। द थर्ड वन इज़ जवैनिका राइस। इसे मेनली इंडोनेशिया में ग्रो करा जाता है। यहाँ राइस की इन्फ्लोरेसेंस को हम पेनिकल कहते हैं। यहाँ इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है एक कंप्लीट फ्लावर जिनमें हम उसके स्टेम्स स्टॉल्स ये सब को इंक्लूड करते हैं। इन राइस की टेस्ट वेट 25 ग्राम होती है। जवैनिका राइस सेल्फ पॉलिनेटेड होती है एंड ये शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं यानी कि इन्हें ग्रो करने के लिए डे की कम ड्यूरेशन और नाइट की ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए होती है। इन राइस की प्रीम्यूल कोल्यूप्टाइल से कवर्ड होती है एंड इनकी रेडिकल कोल्यूरिजा से कवर्ड होती है इन एम्ब्रायो। इन राइस को बेटर ग्रो करने के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर चाहिए होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड क्वालिटी राइस। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि गुड क्वालिटी राइस की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। मेनली गुड क्वालिटी राइस की 4 क्वालिटीज़ होती हैं। ऐसी इसकी पहली क्वालिटी होती है कि राइस की ग्रेन्स काफ़ी फाइन एंड थिन होती हैं यानी पतली सी होती हैं। इन राइस की L/B रेशियो काफ़ी हाई होती है डैट इज़ 4:1। राइस की L/B रेशियो से हम जनरली राइस और इंडिविजुअल राइस ग्रेन्स की शेप को डिटरमाइन करते हैं। गुड क्वालिटी राइस की एक क्वालिटी ये भी होती है कि इन्हें कुक करने से इनमें से काफ़ी अच्छी एरोमा यानी खुशबू आती है और कुक करने के बाद ये नॉन स्टिकी भी होती हैं यानी ये चिपकते नहीं हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैरायटीज़। इंडिया में राइस की टोटल 4000 से ज़्यादा वैरायटीज़ कल्टीवेट करी हैं। इनमें से कुछ काफ़ी पॉपुलर और हाई प्रोडक्टिविटी देने वाली वैरायटीज़ भी हैं। इस गिवन टेबल में आप हाई प्रोडक्टिविटी देने वाले कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ को देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ TN1 दैट इज़ ताइचुंग नेटिव 1। ये ईयर 1964 में इंट्रोड्यूस हुई थी एंड इनकी यील्ड अप्रॉक्स 40 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। इन वैरायटीज़ को ग्रो करने के लिए अप्रॉक्स 120 डेज लगते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ तुलजापुर 1 जो कि ईयर 1965 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनकी यील्ड 12 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है और इन्हें ग्रो करने के लिए अप्रॉक्स 110 डेज लगते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ IR8 फ्रॉम पूसा।
ये ईयर 1966 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनकी यील्ड 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होती हैं। 130 डेज लगते हैं फॉर देयर ग्रोथ। द फोर्थ वन इज जया। ये 1968 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इनकी यील्ड 60 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है एंड इन्हें ग्रोथ करने के लिए 125 डेज का ड्यूरेशन चाहिए होता है। द फिफ्थ वन इज रत्ना that was introduced in 1970. इनकी यील्ड 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है एंड दे रिक्वायर अ ड्यूरेशन ऑफ 110 डेज। द लास्ट वन इज साबरमती फ्रॉम IARI पूसा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 एंड इनकी यील्ड 45 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है और इन्हें ग्रो करने के लिए 115 डेज का टाइम चाहिए है। The next topic is research stations that are related to rice works. इस टॉपिक में हम उन सारे रिसर्च स्टेशंस को कवर करेंगे जो कि राइस पे रिसर्च करती हैं। सबसे पहला इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च स्टेशन फिलीपींस में प्रेजेंट है जिसका नाम है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल लेवल पे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा में प्रेजेंट है एंड स्टेट लेवल पे करजात, तुलजापुर और ऐसे ही 10 रिसर्च स्टेशंस प्रेजेंट हैं। मेनली महाराष्ट्र में, मराठावाड़ रीजन में, तुलजापुर एंड परभनी में भी रिसर्च स्टेशंस प्रेजेंट हैं। ये सारे ही रिसर्च स्टेशंस राइस पे रिसर्च करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीड ट्रीटमेंट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि राइस की सीड्स को शो करने से पहले उन्हें कौन कौन सी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। पहली ट्रीटमेंट है वाटर सोकिंग ट्रीटमेंट। अब जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि इस ट्रीटमेंट में हम राइस की सीड्स को फ्रेश वाटर में 24 आवर्स तक सोक करके रखते हैं जिससे उनकी अच्छी जर्मिनेशन होती है। यहाँ एक पूरे ही राइस ग्रेन को राइस की सीड्स की तरह यूज़ किया जाता है। अब दूसरी ट्रीटमेंट है ब्राइन सॉल्यूशन ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हम राइस को 3% ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन में 10 मिनट्स तक डीप करके रखते हैं। यहाँ कुछ राइस सीड्स इस सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करने लग जाती हैं और कुछ राइस की सीड्स नीचे सिंक हो जाती हैं। फ्लोट करने वाली सीड्स को हम सेपरेट कर लेते हैं एंड सिंक हुई अच्छी हेवी सीड्स को हम आगे की प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कल्टीवेशन मेथड्स। इस टॉपिक में राइस को कल्टीवेट करने के लिए यूज़ होने वाले डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहला कल्टीवेशन मेथड है अपलैंड कल्टीवेशन। इसमें हम सोइंग, डिबलिंग और फरो मेथड को देखेंगे। दूसरा है सेमी ड्राई कल्टीवेशन और हमारी आखिरी कल्टीवेशन मेथड है लो लैंड कल्टीवेशन और वेल्ड कल्टीवेशन जिसमें हम राहू मेथड एंड ट्रांसप्लांटिंग को देखेंगे। हम अपने पहले कल्टीवेशन मेथड यानी अपलैंड कल्टीवेशन से स्टार्ट करते हैं। अपलैंड कल्टीवेशन को हम ड्राई कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। ड्राई कल्टीवेशन जनरली रेन फेड एरियाज़ में करी जाती है, यानी ड्राई कल्टीवेशन वैसी एरियाज़ में करी जाती है जहाँ ज़्यादातर क्रॉप्स को पानी की नीड्स रेनफॉल से हो जाती है एंड हमें इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपलैंड कल्टीवेशन में हम ड्रिल एंड प्लो को यूज़ करके राइस सीड्स की शोइंग करते हैं। यहाँ अप्रॉक्सीमेट सीड रेट 100 kg पर हेक्टेयर होती है। इसके अलावा हम डिबलिंग मेथड का यूज़ भी सीड सोइंग के लिए कर सकते हैं। इस मेथड में हम डिबलर का यूज़ करके सॉइल में होल्स बनाते हैं और फिर इसी होल्स में हम राइस सीड्स को प्लेस करके उसे सॉइल से कवर करते हैं। ये मेथड जनरली हेवी सॉइल्स में यूज़ करी जाती है। द नेक्स्ट मेथड इज़ फरो मेथड। इस मेथड में हम राइस की सीड्स को ट्रैक्टर से ओपन की गई फरोज में ब्रॉडकास्ट करते हैं। यहाँ ब्रॉडकास्ट करने का मतलब सीड्स को मैकेनिकली एंड मैनुअली फैलाना हुआ। यह मेथड भी हैवी सॉइल्स में यूज़ करी जाती है। नाउ
द नेक्स्ट कल्टीवेशन मेथड इज़ सेमी ड्राई कल्टीवेशन। सेमी ड्राई कल्टीवेशन मेथड में हम सबसे पहले समर सीज़न के दौरान लैंड को प्रिपेयर करते हैं एंड एक बार जब हमारी लैंड प्रिपेयर हो जाती है तब हम सीड्स को मॉनसून सीज़न के दौरान फील्ड्स में ब्रॉडकास्ट करते हैं। यहाँ ब्रॉडकास्ट का मतलब सीड्स को हाथों से या मैकेनिकली फील्ड्स में फैलाना हुआ। यहाँ ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक की इमेज नीचे दी गई है। तो इसी तरह से सीड्स को फील्ड्स में हाथों से फैलाया जाता है। को फील्ड में शो करने के लिए हम ब्रॉडकास्टिंग के अलावा ड्रिलिंग या डिबलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सेमी ड्राई कल्टीवेशन जनरली मॉडरेट रेनफॉल एरियाज़ जैसे कि ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न मध्य प्रदेश जैसे एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ द लास्ट एंड थर्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन इज़ लो लैंड कल्टीवेशन। इसे वेट कल्टीवेशन भी कहा जाता है। वेट कल्टीवेशन में पहला मेथड है राहू प्लांटिंग। इस सिस्टम को जनरली खार लैंड्स में यूज़ करा जाता है जहां पडलिंग की डेप्थ ज़्यादा होती है एंड इसीलिए सीडलिंग ट्रांसप्लांट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ पडलिंग एक टीलेज प्रोसेस होती है जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए फील्ड्स को तैयार करने के लिए करते हैं। आसान शब्दों में राइस की कल्टीवेशन से पहले हम फील्ड्स में काफ़ी पानी डालकर बैलों की मदद से कीचड़ बनाते हैं ताकि राइस की क्रॉप्स अच्छी हो सकें। इसको पडलिंग कहा जाता है। अब वेट कल्टीवेशन में दूसरा मेथड है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के मेथड में हम सबसे पहले राइस की सीड्स को नर्सरी में ग्रो करते हैं। एक बार जब राइस की सीडलिंग्स बन जाती हैं फिर इन्हें राइस की बड़ी बड़ी फील्ड्स में लाकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। ट्रांसप्लांटिंग के भी 3 मेथड्स होते हैं, जापानीज मेथड, 4 सूत्री मेथड एंड द लास्ट वन इज़ SRI। हालांकि इन सारे ही मेथड्स में नर्सरी से आए हुए सीडलिंग्स रिक्वायर्ड हैं। मेथड में मेनली कई तरह की नर्सरीज यूज़ करी जाती हैं जैसे कि वेट नर्सरी, ड्राई नर्सरी एंड डेपॉक मेथड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड प्रिपरेशन। अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि राइस की क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें लैंड को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमारे इस टॉपिक में हम देखते हैं कि ड्राई कंडीशन में हम सोइंग के लिए डिबलिंग एंड फरो मेथड यूज़ कर सकते हैं। इवन हम प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद समर प्लगिंग भी करते हैं और ये आगे आने वाली क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो अब जैसा कि हमने देखा है कि राइस सीड्स को सॉइल में छोड़ने के लिए या बोने के लिए डिबलिंग या ड्रिलिंग या फरो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर राइस की प्रोडक्शन के लिए हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। सो ट्रांसप्लांटिंग की प्रोसेस करने के लिए हम सबसे पहले पूरे लैंड को प्लॉ करते हैं अप टू अ डेप्थ ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर इन समर। प्लॉ करने के बाद हम गिवन फील्ड में पानी छोड़ देते हैं और ये पानी सॉइल की सरफेस के ऊपर तक रहती है। अब ट्रांसप्लांटिंग करने से कुछ 15 दिन पहले हम इस फील्ड में पडलिंग करते हैं। पडलिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पडलिंग के प्रोसेस में हम बैलों या फिर बफेलोज़ की मदद से गिवन फील्ड में कीचड़ बनाते हैं। पडलिंग के कुछ 15 डेज़ के बाद हम एक्चुअल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। पडलिंग की प्रोसेस की वजह से जितने भी वीड्स या अनवांटेड ग्रास फील्ड में प्रेजेंट होती हैं ये सब पानी की वजह से डिकम्पोज हो जाती हैं। पानी प्रीवियस क्रॉप्स के रेसिड्यूज़ और दूसरी अनवांटेड चीज़ों को भी डिकम्पोज देती है जिससे कि राइस प्लांट्स को अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं एंड इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पडलिंग। अब इस प्रोसेस को मैंने आपको पहले भी बताया है। पडलिंग की वजह से सॉइल अपनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर लूज़ कर देती है एंड अलग अलग सी हो जाती है।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिंग एंड सीड रेट। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि डिफरेंट राइस की सीड्स को सॉइल में शो करने की मेथड्स में हमें दो सीड्स के बीच कितनी स्पेस रखनी चाहिए और इनकी सीड रेट क्या होगी। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग वाले मेथड में हमारी सीड रेट 8 to 100 kg पर हेक्टेयर होती है। ड्रिलिंग मेथड में दो सीड्स की अप्रॉक्सीमेट स्पेसिंग 15, 22.5 और 30 सेंटीमीटर हो सकती है एंड इनकी सीड को शो करने की रेट 60 to 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। नेक्स्ट, डीबलिंग मेथड में अर्ली स्टेज की स्पेसिंग 15 into 15 सेंटीमीटर, मिड लेट की स्पेसिंग 20 into 3 सेंटीमीटर एंड लेट की स्पेसिंग 20 into 20 सेंटीमीटर होती है। इनकी सीड रेट 40 to 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। इसी तरह से ट्रांसप्लांटिंग एंड राहू की स्पेसिंग एंड सीड रेट आप इस गिवन टेबल में देख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम ऑफ शोइंग। अब इस टॉपिक में हम समझते हैं कि सीड्स को सॉइल में शो करने का या बोने का बेस्ट टाइम कौन सा हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसे मेनली समर्स में उगाया जाता है। खरीफ सीज़न में इसके सीड्स को हम जून की मंथ में सॉइल में शो करते हैं। वैसे तो राइस एक खरीफ क्रॉप है, बट अगर हम इसे रबी सीज़न में उगाते हैं तो इसे अक्टूबर की मंथ में शो करते हैं। ऐसा मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला जैसे स्टेट्स में किया जाता है। समर सीजन में इसे फरवरी या मार्च के मंथ में शो करते हैं। यहाँ इन सीडलिंग्स को सॉइल की 2 to 4 सेंटीमीटर तक की डेप्थ पे शो या ट्रांसप्लांट किया जाता है। इनकी प्लांट पॉपुलेशन 3.5 to 4 लाख पर हेक्टेयर होती है। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम देखेंगे कि राइस की क्रॉप्स के लिए हम कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यूज़ कर सकते हैं। राइस क्रॉप्स की बेटर प्रोडक्शन के हम एज़ोटोवेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं एज सीड ट्रीटमेंट, जो कि राइस की अच्छी प्रोडक्शन देगा। ऑर्गेनिक मैन्योर्स एज FYM, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर भी शोइंग या ट्रांसप्लांटिंग के टाइम यूज़ करी जा सकती है। और हम नर्सरीज में राइस की सीडलिंग्स की ग्रोथ के लिए वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र का यूज़ हम अर्ली, मिड लेट एंड लेट वेराइटीज़ के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ली वेराइटी के लिए प्लांटिंग के लिए हम नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके अलावा फॉस्फोरस एंड पोटास भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए। टिलरिंग स्टेज पे हम नाइट्रोजन जिसकी क्वांटिटी 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम मिड लेट या लेट वेराइटीज़ की बात करें, एट प्लांटिंग स्टेज नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके अलावा हम फॉस्फोरस एंड पोटैश भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर होगी। नाउ एट टिलरिंग स्टेज हम नाइट्रोजन को यूज़ कर सकते हैं एंड इसकी क्वांटिटी 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस लेक्चर में हमने राइस से रिलेटेड काफ़ी सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है और इसकी पार्ट सेकंड भी आएगी, सो उसे देखना ना भूलें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ like, subscribe and share.